विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर बुक है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर ऑप्शन नंबर 1 प्लस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी माइनस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी प्लस 0.2 डायोप्टर, ऑप्शन डी माइनस 0.2 डायोप्टर। तो एक पर्सन है जो कि 2 मीटर के से ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको देख नहीं पाता है। तो इस डिफेक्ट को कितने पावर के लेंस के थ्रू हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस 0.5 डायोप्टर। Since the person is suffering from myopia and he should use concave lens of power माइनस 0.5 डायोप्टर। तो पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा है, इसीलिए वह कॉन्केव लेंस का यूज़ करेगा जिसका पावर माइनस 0.5 डायोप्टर होगा। Question number 2 is, a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook. Which of the following statements is correct? Option A, the near point of his eyes has receded away. Option B, the near point of his eyes has come closer to him. Option C, the far point of his eyes has come closer to him. Option D, the far point of his eyes has receded away. तो एक स्टूडेंट है जो कि लास्ट बेंच पर बैठा है और वह जो लेटर्स है वहाँ से बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ पाता है, लेकिन जो लेटर्स उसकी किताबों में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो उसे नहीं पढ़ पाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लिखा है द स्टूडेंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार फ्रॉम हिम बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है जो कि दूर की चीज़ों को देख सकता है लेकिन नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकता है। इट मीन्स दैट द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे। इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो रिसीड हो रहा है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। इस कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे। Question number 3 is, a prism ABC with BC base is placed in different orientation. एक प्रिज्म है जिसको कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखा गया है। A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure 11.1. तो एक नैरो बीम वाइट लाइट का प्रिज्म पर डाला गया जिस तरह की डायग्राम में दिख रहा है। ये जो हमारा नैरो बीम है वाइट लाइट का, ये शो कर रहा है, ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। तो इनमें से कौन सा केस होगा जिसमें डिस्पर्सन के बाद जो थर्ड कलर जो होगा टॉप से वो कलर ऑफ स्काई पर डिस्पर्स करेगा? तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो आंसर क्या है? व्हेन द प्रिज्म इज इन्वर्टेड देन आफ्टर डिस्पर्सन द कलर विच विल बी ऑब्जर्व्ड आर विबग्योर। सो द फिगर 2 इज करेक्ट इमेज to get third color as the color of the sky is blue। तो हमारा जो कलर कौन सा होता है हमारा वाइट लाइट में विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो हमें ब्लू को स्कैटर कराना है। तो इस केस में जब हम लोग प्रिज्म को इन्वर्ट करके उल्टा करके रखेंगे तो हमारा जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, at noon the sun appears white as
Option A, light is least scattered. Option B, all the colors of the white light are scattered away. C, blue color is scattered the most. And D, red color is scattered the most. तो दोपहर के समय में सन जो है वो वाइट क्यों दिखता है? At noon, the position of the sun is directly over the head, due to which sunlight travels a little distance, due to which the blue and red color is scattered लेस। तो यहाँ पर लिखा है दोपहर के समय में जो सन है वो डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है, इसी वजह से जो सनलाइट है वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिस वजह से जो ब्लू और रेड कलर है वो कम स्कैटर्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। Question number C is, which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? तो रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। बी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डी, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या होगा? रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड internal and total internal reflection and internal refraction due to falling of sun on the rain droplets। तो क्या हो गया आंसर हमारा? डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? ऑप्शन ए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स। डी, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स। आंसर क्या है? स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक refraction of light by different layers of atmosphere which are having different refractive indices। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। जब लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर हर एक लेयर में हर लाइट का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के कलर्स का अलग अलग होता है, तो इस वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है? ऑप्शन ए, ब्लू लाइट गेट्स absorbed in the atmosphere. Option B, ultraviolet radiations are absorbed in the atmosphere. Option C, violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere. D, light of all other colors is scattered more than the violet and blue color lights by the atmosphere। तो आंसर क्या है? द क्लियर स्काई इज ब्लू इन कलर बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर दैन अदर कलर ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर ब्लू लाइट जो है वो उसका जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग बताना है? प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट। तो एयर में वाइट लाइट के डिफरेंट कलर कैसे प्रोपगेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन ए है, रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट। ऑप्शन बी, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर दैन ग्रीन लाइट। ऑप्शन सी, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। ऑप्शन डी, येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड वॉयलेट लाइट। तो आंसर क्या होगा? ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट
move with the same speed because speed of light doesn't depend on color and has constant value। तो लाइट की जो स्पीड है वो कलर पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसीलिए जो भी कलर्स है वाइट लाइट के वो सेम स्पीड से मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। तो टॉप बिल्डिंग के टॉप पर जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। दीज कैन बी ईजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज among all other colors the red light is। तो ये जो है इसलिए ऊपर लगाए जाते हैं क्योंकि जो रेड कलर जो है वो दूर से हम लोग देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, द रेड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग। ऑप्शन बी, द रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। ऑप्शन सी, रेड लाइट इज absorbed द मोस्ट स्मोक बाय स्मोक और फॉग। एंड डी, मूव्स फास्टेस्ट इन एयर। तो आंसर क्या होगा? रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल installed at the top of all buildings can be easily seen from a distance than other colors because red color having longest wavelength, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है, इज स्कैटर्ड लीस्ट, इसी वजह से यहाँ पर स्कैटरिंग जो होता है उसका कम होता है। बाय अमंग स्मोक और फॉग देन अदर कलर्स एंड दैट्स वाई इट इज़ विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्कैटर्ड लीस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम जो हमारा स्काई है वो रेडिश अपीयर होता है। कौन से फिनोमेना की वजह से ऐसा होता है? ऑप्शन ए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ। तो आंसर हो जाएगा एट सनराइज और सनसेट द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन इज ड्यू टू scattering of light and since red color has highest wavelength and is scattered the least। तो सनसेट और सनराइज के टाइम जो सन है वो रेडिश अपीयरेंस उसका होता है, ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। और क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का हाईएस्ट वेवलेंथ होता है इसीलिए वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 11 इज द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज़ ड्यू टू। तो डीप सी में वाटर का कलर जो है ब्लूइश दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, बी, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी। तो आंसर क्या है? द bluish color of water in deep sea is due to scattering of light because blue color has smallest wavelength than other colors and therefore due to scattering of water particles by sun's radiations the color of water is blue in deep sea। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कलर करेक्ट हो जाएगा, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर जो है वाटर का डीप सी में जाओगे तो ब्लू कलर दिखता है, ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है क्योंकि ब्लू कलर जो है उसका वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होता है, कम होता है दूसरे कलर के कंपैरिजन में। इसीलिए जब स्कैटरिंग होती है यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स के साथ में सन के रेडिएशंस का, तो जो कलर है वाटर का वो डीप सी में ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। Question number 12 is when light rays enter the eye, most of the refraction occurs at option A, crystalline lens, or B, outer surface of the cornea, C, iris and D, pupil। तो जब वाइट लाइट हमारी आइज पर एंटर करता है तो रिफ्रैक्शन किसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है? तो आंसर क्या है? कॉर्निया। हमारा कॉर्निया इज़ अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इज़ इंटर्ड। तो कॉर्निया ऐसा थिन मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से लाइट हमारी आइज में एंटर करता है। द इंसिडेंट लाइट रेस आर बेंट ड्यू टू कॉर्निया एंड आर कन्वर्ज्ड
विच रिजल्ट इन इमेज फॉर्मेशन एट रेटिना। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट जो रेस होते हैं वो कॉर्निया में जाकर के कॉर्निया के थ्रू ये बेंट होते हैं और उसके बाद ये कन्वर्ज होते हैं, जिस वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो पाता है। सो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आइरिस ऑफ द आई। तो इस वजह से यहाँ पर मोस्टली जो रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, आई के आइरिस में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हेन लाइट रेज एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट, कहाँ पर होगा, आइरिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइरिस। क्वेश्चन 13 में आते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स। तो हमारा जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो कब इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए, आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। बी, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिकर। सी, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिकर। डी, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर। तो ऑप्शन क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विल गेट इंक्रीज्ड when the eye muscles are relaxed and lens becomes thin। तो हमारा आई लेंस जब हमारा रिलैक्स्ड होगा और लेंस जब थिन होगा तो इस केस में हमारा जो फोकल लेंथ ऑफ है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। बी, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सी, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। डी, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसा पर्सन जो कि मायोपिया से डिफेक्टेड है वो जो है दूर की जो चीज़ें हैं उसको नहीं देख पाता, क्लियरली नहीं देख पाता है। बट इट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो वो जो है नज़दीक की चीज़ों को ठीक से देख पाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।